हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं मूवी पुष्पा। ये मूवी इस साल की सबसे बेहतरीन मूवी है। लोगों ने इसे काफी ज्यादा पसंद किया। मूवी की IMDb रेटिंग 7.9 है। तो चलिए इस मूवी की कहानी की तरफ बढ़ते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में एक आदमी हमें बहुत ही कीमती चीज के बारे में बता रहा होता है और वो कीमती चीज होती है लाल चंदन की लकड़ी। इस लकड़ी की कीमत करोड़ों में होती है क्योंकि ये सिर्फ आंध्र प्रदेश के शेषाचिलम के जंगल में पाई जाती है। लाल चंदन को खरीदने के लिए अमीर लोग बहुत ही पैसे देने के लिए तैयार होते हैं क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा रेयर होती है। गवर्नमेंट ने इस लकड़ी को काटने के लिए पाबंदी लगाई होती है, पर आंध्र प्रदेश में सिंडिकेट नाम का एक गैंग इस लाल चंदन को इलीगल काटता है और इसकी स्मगलिंग करता है। कहानी एक आदमी से शुरू होती है। इस आदमी का नाम पुष्पा होता है। पुष्पा लाल चंदन के ट्रक को लेकर जंगल के बाहर जा रहा होता है। उसके पीछे पुलिस भी पड़ी होती है। पुलिस पुष्पा को पकड़ लेती है, पर वो पुलिस वालों को रिश्वत देने के लिए बोलता है। वो उन्हें 10,000 देने की बात करता है, पर पुलिस वाले उसे पकड़कर अपने साथ लेके चले जाते हैं। गाड़ी में पुष्पा हर एक आदमी को 1 लाख देने की बात करता है। पुलिस वाले गाड़ी रोकते हैं और उसे बाहर लाते हैं। पुष्पा का एक आदमी पैसे का बैग लेके आता है और वो हर एक पुलिस वालों को 1-1 लाख रुपया देता है। पुलिस का एक ऑफिसर उसका नाम पूछता है क्योंकि उन्होंने आज तक इतने पैसे कभी नहीं देखे थे। पुष्पा अपना नाम बताकर वहां से चला जाता है और यहाँ से कहानी 1 साल पीछे जाती है, जहाँ पुष्पा एक फैक्ट्री में काम कर रहा होता है। लंच टाइम में वो एक चेयर पर एटीट्यूड से बैठा होता है। तभी वहाँ फैक्ट्री का मालिक आता है। वो पुष्पा को चेयर पर एटीट्यूड से बैठा देखता है। मालिक मैनेजर पर गुस्सा करने लगता है। मैनेजर पुष्पा को आके लिमिट में रहने के लिए कहता है, पर पुष्पा अपना काम छोड़कर अपनी मजदूरी लेके वहां से चला जाता है। अगले दिन पुष्पा मजदूरों के बीच बैठा होता है क्योंकि वो काम की तलाश में होता है। तभी वहां मजदूरों को लेने के लिए 2 ट्रक आते हैं। एक ट्रक में कम पैसों के लिए मजदूरी करने वाले लोग बैठे होते हैं और दूसरे ट्रक में ज्यादा पैसों के लिए मजदूरी करने वाले लोग बैठे होते हैं। दरअसल जो ट्रक वाले ज्यादा पैसे देने की बात कर रहे थे वो गैर कानूनी और रिस्की काम था। पुष्पा ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में उस गैर कानूनी वाले ट्रक में बैठ जाता है। वो ट्रक इन्हें शेषाचिलम के जंगलों में ले जाता है जहाँ इलीगल लाल चंदन की कटाई होती है। एक आदमी उन्हें जंगल के काफी अंदर तक ले जाता है और सारे लोग लकड़ी काटना शुरू कर देते हैं। पर तभी वहाँ पुलिस से भरी एक गाड़ी आ जाती है। उन पुलिस का ऑफिसर DSP गोविंद होता है। गोविंद से सारे स्मगलर्स डरते हैं क्योंकि वो एक खतरनाक पुलिस ऑफिसर था। पुलिस वालों को आता हुआ देखकर वहाँ से सारे लोग भागने लगते हैं, पर पुष्पा उन्हें एक प्लान बताता है जिससे सारी लकड़ी भी बच जाएंगी और लोग भी। वो लकड़ियों को बेल से बांधकर पेड़ के ऊपर छुपा देता है। पुलिस वाले उन मजदूरों को पूछते हैं कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो। मजदूर बोलते हैं कि हम यहाँ अपनी बकरियां चराने आए हैं। गोविंद पुष्पा को कुल्हाड़ी तेज करते हुए देख लेता है। वो उसे पकड़ता है और लकड़ी के बारे में पूछने लगता है क्योंकि गोविंद को शक था कि इन्होंने शायद लकड़ियों को छुपा दिया हुआ है। पर पुलिस वालों को कोई सबूत नहीं मिलता और वो वहां से चले जाते हैं। पुलिस वालों के जाने के बाद मजदूर सारे लकड़ियों को ट्रक में लोड करने लगते हैं। एक आदमी पुष्पा के पास आता है। उस आदमी का नाम केशव होता है और वो उसके साथ रहने की बात करता है क्योंकि वो उससे बहुत इम्प्रेस हो चुका था, क्योंकि उसके काम को देखकर उसे ऐसा लगने लगा कि पुष्पा एक दिन बहुत ही ज्यादा पैसे कमाएगा। लकड़ियों को लोड करते वक्त फिर से वहाँ पुलिस वाले आ जाते हैं, पर इस बार पुलिस अपनी फोर्स के साथ होती है। पुलिस को देखकर वहाँ से सारे लोग भागने लगते हैं, पर पुष्पा भागता नहीं है। वो उस लकड़ी से लदे ट्रक को अपने साथ ले जाता है। DSP गोविंद भी उस ट्रक का पीछा करता है, पर पुष्पा उस ट्रक को कहीं छुपा देता है। ट्रक को छुपाने के बाद वो वहाँ से पैदल चलने लगता है, पर रास्ते में गोविंद उसे पकड़ लेता है और अपने साथ पुलिस स्टेशन ले जाता है। पुलिस स्टेशन में पुलिस वाले पुष्पा को बहुत मारते हैं क्योंकि वो ट्रक से लदी हुई लाल चंदन की लकड़ियों के बारे में बता नहीं रहा होता। जैसे जैसे उसे मार पड़ने लगती है वैसे वैसे वो जोर जोर से हंसने लगता है। सब पुलिस वाले उसे मार मार कर थक जाते हैं, पर वो अपना मुंह नहीं खोलता। एक पुलिस वाला उससे उसका नाम और बाप का नाम पूछता है। बाप शब्द सुनकर पुष्पा को गुस्सा आने लगता है। तभी पुष्पा को उसके बचपन की यादें आने लगती है, जहाँ वो स्कूल में एडमिशन लेने जा रहा होता है। पुष्पा की माँ अपने पति का नाम लिखवा रही होती है, पर एक आदमी आता है और वो नाम वाले पेज को फाड़ देता है। दरअसल पुष्पा के पिता ने 2 शादियां की होती है और पुष्पा दूसरी पत्नी का बेटा होता है। उसके पिता के मरने के बाद पुष्पा के सौतेले भाई ने उन्हें घर से बाहर निकाल दिया और पुष्पा को नाजायज करार कर दिया। कहानी प्रेजेंट में आती है। पुलिस स्टेशन वाले पुष्पा को बाहर खाना खिलाने लेके जा रहे होते हैं, पर तभी वहाँ उस ट्रक के मालिक आ जाते हैं क्योंकि ट्रक के साथ लाल चंदन भी गायब था और उस ट्रक का पता सिर्फ पुष्पा को था। यह ट्रक कुंडा रेड्डी का था। कुंडा रेड्डी लाल चंदन की स्मगलिंग करता था। कुंडा रेड्डी के 2 और भाई थे जिनका नाम जॉली रेड्डी और जग्गा रेड्डी था। जॉली रेड्डी हमेशा शराब और लड़कियों में डूबा रहता था और दूसरी तरफ जग्गा रेड्डी इस लाल चंदन के बिजनेस को संभालता था क्योंकि जग्गा रेड्डी का दिमाग अपने भाइयों में सबसे ज्यादा था। ट्रक का पता करने के लिए वो पुष्पा के पास आते हैं। पुष्पा उन्हें माल बताने के 5 लाख मांगता है। जग्गा रेड्डी उसे पैसे देने के लिए तैयार हो जाता है। पुष्पा उन्हें वहां लेके आता है जहां उसने ट्रक को छुपाया होता है। दरअसल उसने पुलिस को चकमा देने के लिए ट्रक को कुएं में फेंक दिया था। माल मिलने के बाद वो लोग उसे पैसे दे देते हैं। जब वो वापस आने के लिए गाड़ी में बैठ रहे होते हैं, जॉली पुष्पा की बेइज्जती कर देता है और उसे ऑटो में आने के लिए कहता है। पुष्पा अपने दोस्त केशव को 5 लाख की गाड़ी खरीदने के लिए कहता है क्योंकि अब उसकी इज्जत का सवाल था।
केशव उस 5 लाख रुपए की गाड़ी खरीद के लेके आ जाता है। अगले दिन वो गाड़ी लेके कोंडा रेड्डी के पास आता है क्योंकि वहाँ उसे जग्गा रेड्डी ने बुलाया होता है। कोंडा रेड्डी बहुत गुस्से में होता है क्योंकि उनका 10 टन लाल चंदन पुलिस वालों ने पकड़ लिया होता है। तभी पुष्पा मौका देखकर वहाँ बोल पड़ता है और कहता है कि आप लोगों को माल को चेक पोस्ट पार करवाना नहीं आता। कोंडा रेड्डी पुष्पा को बीच में बोलता देखता है क्योंकि उसके आगे आज तक किसी ने ऐसे बात नहीं की होती। वो उन्हें अपना प्लान बताने लगता है। प्लान के मुताबिक सब लोग स्मगलिंग करने लगते हैं और अब उनका माल पकड़ा नहीं जाता था। इस चीज से खुश होकर कोंडा रेड्डी उसे अपने काम पर रख लेता है। जग्गा उसे 1 करोड़ में से 5 लाख देने की बात करता है, पर पुष्पा माल से 4% हिस्सा मांगता है। वो लोग उस पर हंसने लगते हैं क्योंकि वो 5 लाख ना लेकर थोड़ा सा प्रॉफिट परसेंटेज ले रहा था। गाड़ी में केशव उससे पूछने लगता है कि हम अपना नुकसान क्यों करवा रहे हैं। पुष्पा कहता है कि हम इस 4% से कोंडा रेड्डी के पार्टनर बन गए हैं। पुष्पा और केशव दूध के टैंकर भरवाने जाते हैं। तभी उसे एक लड़की दिखती है जिसका नाम श्रीवल्ली होता है। श्रीवल्ली को देखकर पुष्पा उसे पसंद करने लगता है। हर दिन अलग अलग तरीके से पुष्पा लाल चंदन को चेक पोस्ट से पार करवाने लगा, पर गोविंद को पुष्पा पर शक होने लगता है। वो दूध से भरे हुए एक ट्रक को पकड़ लेता है। पहले तो वो ट्रक के ऊपर हिट करता है। ट्रक के ऊपर हिट करने से अजीब सी आवाज आती है। जब वो ट्रक के नीचे हिट करता है तो उसे भारी भारी आवाज आने लगती है। उसे पता चल जाता है कि चंदन की लकड़ियों को इन्होंने ट्रक के नीचे वाले हिस्से में छुपाया हुआ है। ड्राइवर और एक आदमी वहां से भागने लगते हैं, पर गोविंद उन्हें पकड़ लेता है। वो उन लोगों को पुलिस स्टेशन ले जाता है और उन्हें बहुत मारता है और उन्हें अपना जासूस बनने के लिए कहता है। वो कहता है कि अगर उनका माल पकड़ा गया तो उसमें से 50 लाख तुम्हारा होगा। ड्राइवर उनका साथ देने के लिए मान जाता है। वहीं दूसरी तरफ एक आदमी अपने 50 से ज्यादा लाल चंदन वाले ट्रक को लेके कोंडा रेड्डी के गोडाउन पहुंचता है। इस आदमी का नाम मंगल सीनू होता है। सीनू स्मगलिंग सिंडिकेट का बॉस होता है। जितने भी लोग लाल चंदन की लकड़ियां काटते हैं वो सारी लकड़ियां सीनू को देते हैं क्योंकि सीनू 15 चेक पोस्ट पार करवाकर माल को चेन्नई पहुंचाता है और जो भी इसके खिलाफ जाता है या ज्यादा पैसे मांगता है वो उसे मार देता है। सीनू अपने सारे ट्रक को लेके कोंडा रेड्डी के पास आया होता है क्योंकि एक आदमी ने उनके साथ गड़बड़ करने की कोशिश की होती है और उसके लिए कोंडा रेड्डी एक भरोसे वाला आदमी है। सीनू रेड्डी को कहता है कि इस लकड़ियों को चेन्नई लेके जाने में अभी टाइम है, तो ये तब तक तुम्हारे पास ही रहेगा। अगले दिन पुष्पा गोडाउन आता है, पर सारी लकड़ियां गोडाउन के बाहर होती है। वो वहाँ काम करने वाले लोगों पर गुस्सा होने लगता है क्योंकि उनके गोडाउन को पुलिस बहुत बुरी तरह ढूंढ रही होती है और गोडाउन के बाहर 100 करोड़ से भी ज्यादा माल पड़ा होता है। एक वर्कर बताता है कि इस गोडाउन को जॉली रेड्डी ने बंद किया है क्योंकि उसके अंदर एक लड़की होती है। पुष्पा अपने आदमियों को उस लड़की को घर छोड़ने के लिए कहता है, पर थोड़ी देर वहाँ जॉली रेड्डी आ जाता है। वो पुष्पा को मारने लगता है क्योंकि उसने बिना इजाजत के गोडाउन को खोल दिया होता है। तभी पुष्पा को कोंडा रेड्डी का कॉल आता है। वो पुष्पा को अलर्ट करता है क्योंकि पुलिस वालों को उस गोडाउन के बारे में पता चल जाता है और वो उस गोडाउन की तरफ आ रहे होते हैं। पुष्पा जॉली को धक्का देकर उन चंदन की लकड़ियों को नदी में फेंकने लगता है। वहाँ वर्कर भी उसका साथ देने लगते हैं। पुष्पा केशव को एक नोटों से भरा बैग देता है और कहता है कि ये पैसे डैम वालों को दे देना और डैम बंद करवा देना क्योंकि नदी से होते हुए सारी लकड़ी डैम तक पहुंचेंगी और डैम बंद होने के कारण लकड़ियां आगे नहीं बढ़ पाएंगी और उनका माल भी बच जाएगा और उस माल को पुलिस भी नहीं पकड़ पाएगी। पुलिस के आने से पहले पुष्पा सारी चंदन की लकड़ियों को नदी में फेंक देता है। जॉली रेड्डी भी वहां से खिसक जाता है ताकि वो बच जाए और सारा इल्जाम पुष्पा पर आ जाए। पुलिस वहां पहुंच जाती है और आकर तलाशी करने लगती है। गोविंद को वहां कुछ नहीं मिलता। वो जाते वक्त पुष्पा को कहता है कि आज तू जीत गया पर एक दिन तू जरूर हारेगा। माल के सेफ होने के कारण सारे सिंडिकेट वाले पार्टी करते हैं। पार्टी में पुष्पा कुछ लोगों को बात करते हुए सुनता है। यहाँ पुष्पा को पता चलता है कि सीनू लाल चंदन की स्मगलिंग में हमें बहुत ही कम पैसे देता है और खुद चेन्नई में ये लकड़ियां बेचकर बहुत ज्यादा पैसे कमाता है और प्रॉफिट लेता है। वो ये बात कोंडा रेड्डी को बताता है। पुष्पा रेड्डी को सीनू से बात करने के लिए कहता है ताकि वो उनकी लकड़ियों का रेट बढ़ाए। रेड्डी पुष्पा को कहता है कि तू खुद जाकर सीनू से बात कर, अगर वो मानता है तो ठीक है, अगर नहीं मानता तो तुम हमारे पास मत आना। पुष्पा सीनू से बात करने के लिए मान जाता है। जाने से पहले वो यहाँ एक बात कहता है कि अगर सीनू रेट बढ़ाता है तो उसमें से 0.5% मेरा होगा, यानी अगर वो माल का रेट 1 करोड़ खरीदता है तो पुष्पा का आधा हिस्सा होने के कारण उसका 50 लाख होगा। पुष्पा पहले 4% पर होता है, अब वो डायरेक्ट 50% के पार्टनरशिप तक पहुंच जाता है। अगले दिन पुष्पा सीनू के पास रेट बढ़ाने के बारे में बात करने के लिए गया होता है, पर सीनू एक आदमी को बहुत ही बुरी तरह मार रहा होता है। पुष्पा उसे रेट बढ़ाने के बारे में बात करता है। वो लोग उसे कहते हैं कि ये आदमी भी रेट बढ़ाने आया था पर हमने इसे मार दिया है। इसी रिस्क को देखकर पुष्पा 50 लाख नहीं मांगता बल्कि 1 करोड़ मांगता है। वो उन्हें सोचने का टाइम देता है और वहाँ से खुद चला जाता है। फिर वो थोड़ी देर बाद वापस आता है और वहाँ सीनू का फोन लेके चेन्नई में मुरुगन को फोन करता है और दोनों की मीटिंग फिक्स करता है। सीनू का एक आदमी पुष्पा पर हमला करता है पर पुष्पा उन सबको मारकर वहां से चला जाता है। अगले दिन पुष्पा और केशव सीधा चेन्नई माल लेके मुरुगन के पास पहुंचते हैं।
मुर्गन एक मीटिंग में बिजी होता है। वो एक आदमी को लाल चंदन का सैंपल देता है ताकि वो मुर्गन को दिखा सके। मुर्गन उस लाल चंदन के सैंपल को देखकर हैरान होता है क्योंकि वो काफी अच्छी क्वालिटी का होता है। वो पुष्पा के पास आता है और सैंपल के बारे में डिस्कस करने लगता है। पुष्पा बताता है कि अभी इस टाइम उसके पास 10 टन माल पड़ा है, अगर वो उसे खरीदना चाहता है तो बोले। पुष्पा उससे पर टन का 1.5 करोड़ मांगता है। मुर्गन कोंडा रेड्डी को कॉल लगाता है। पुष्पा कोंडा रेड्डी से पैसों की बात करता है। वो पहले तो उस पर गुस्सा होता है, पर जब पुष्पा उसे 1.5 करोड़ के रेट के बारे में बताता है तो वो हिल जाता है। रेड्डी उन्हें माल बेचने के लिए हाँ कर देता है, पर शर्त के अकॉर्डिंग पुष्पा अब इस माल का आधा पार्टनर था, तो 1.5 करोड़ का आधा हिस्सा पुष्पा का था। वहीं दूसरी तरफ सीनू इस बात को लेके गुस्सा होने लगता है क्योंकि अब रेड्डी ने सीनू को माल नहीं बेचा, डायरेक्ट जाकर मुर्गन को माल बेच दिया। जॉली रेड्डी को पता चल जाता है कि पुलिस की मदद हमारे आदमी कर रहे हैं। वो उन आदमियों को मारता है। उसमें से एक आदमी श्रीवल्ली का पिता भी होता है। श्रीवल्ली अपने पिता को छुड़वाने जॉली के पास आती है, पर जॉली उसे एक रात अपने साथ सोने के लिए कहता है। श्रीवल्ली ये बात सुनकर बहुत ही शॉक्ड हो जाती है। वो रात को पुष्पा के पास जाती है और उसे बताती है कि जॉली ने उसे अपने साथ सुलाने के लिए बुलवाया है क्योंकि उसके पिता उसके पास हैं। पुष्पा जॉली के पास जाता है और जॉली को बहुत मारता है। मार खाने के बाद जॉली पुष्पा को धमकी देता है कि वो उसका बदला जरूर लेगा। हॉस्पिटल में जॉली एडमिट होता है। कोंडा सबसे पूछता है कि ये सब किसने किया। अगले दिन पुष्पा और केशव जॉली के बारे में बात कर रहे होते हैं, पर तभी कोंडा रेड्डी वहां आ जाता है। वो उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है। दरअसल कोंडा रेड्डी को पता चल जाता है कि पुष्पा ने उसके भाई को मारा है। वो पुष्पा को अपने नए गोडाउन लेके जाने के लिए कहता है। रास्ते में एक आदमी पुष्पा का मुंह ढक लेता है और कोंडा के आदमी पुष्पा को बहुत मारते हैं, पर तभी वहां सीनू के आदमी आ जाते हैं और कोंडा को मार देते हैं और कोंडा रेड्डी के आदमी उन सबसे डरकर भागने लगते हैं। पुष्पा का हाथ और मुंह बंधा होता है। वो अंधाधुंध ही भाग रहा होता है। कैसे न कैसे करके उसके मुंह पर लगा कपड़ा हट जाता है और वो खुद को छुड़वा लेता है, पर सीनू का एक साला जग्गा रेड्डी को पकड़ लेता है और उसे मारने लगता है। पर तभी वहां पुष्पा भी आ जाता है और जग्गा रेड्डी को छुड़ा लेता है। सीनू के सारे आदमी वहां से भाग जाते हैं, पर उसका साला वहीं फंस जाता है। सीनू पुष्पा को कॉल करता है और अपने साले को छोड़ने के लिए कहता है, पर पुष्पा सीनू की बात नहीं सुनता और उसके साले को मार देता है। कोंडा रेड्डी की मृत्यु पर सिंडिकेट के सारे मेंबर आए होते हैं। वहां सीनू भी आया होता है। सीनू अपने साले की डेड बॉडी मांगता है। कुछ देर बाद सिंडिकेट के मेंबर आपस में बात करने लगते हैं, पर तभी पुष्पा उन्हें एक पैसे का बैग दिखाता है और एमएलए को अपना प्लान बताने लगता है और बताता है कि आप लोगों को सीनू ने कम प्रॉफिट दिया है और साथ में बताता है कि आप मुझे अपना माल बेचो, मैं आपको ज्यादा प्रॉफिट दूंगा। सारे लोग पुष्पा की बात पर राजी हो जाते हैं। पुष्पा अब पार्टनर नहीं रहा, अब वो सिंडिकेट का बॉस बन गया था। सिंडिकेट का बॉस बनने के बाद पुष्पा के बहुत सारे दुश्मन भी बन गए थे। पहला दुश्मन जॉली रेड्डी था, दूसरा दुश्मन था सीनू, क्योंकि अब सीनू को कोई भी माल नहीं बेचने वाला था और पुष्पा ने उसकी बॉस की कुर्सी छीन ली थी। और तीसरा दुश्मन था सीनू की पत्नी, क्योंकि पुष्पा ने उसके भाई को मार दिया था। इस दुश्मनी के बीच एक और आदमी की एंट्री होती है। उस आदमी का नाम होता है भंवर सिंह शेखावत। दरअसल डीएसपी गोविंद ने अपनी जॉब से इस्तीफा दे दिया होता है और गोविंद की जगह नया डीएसपी शेखावत आ जाता है। पुष्पा अब बहुत बड़ा आदमी बन चुका था और शहर में उसकी चलने लगी थी। वो अपने शादी का कार्ड डीएसपी को देने जाता है। वो शेखावत को 1 करोड़ के पैसे का बैग भी देता है। शेखावत उन पैसों को गिनता है, पर उसे एक चीज की कमी लगती है। वो पुष्पा की बहुत बेइज्जती करता है और ताना मारता है कि वो नाजायज है। पुष्पा शेखावत से बदला लेने की ठान लेता है। वो पुलिस स्टेशन में रिएक्ट नहीं करता। वो शेखावत को हर दिन नए नए गिफ्ट देने लगता है। शादी के दिन पुष्पा शेखावत के साथ पार्टी करने लगता है। पार्टी के दौरान पुष्पा शेखावत से गन मांगता है और उस गन की एक बुलेट अपने हाथों में मार लेता है और कहता है कि ये खून मेरे बाप की निशानी है और यही खून मेरा ब्रांड है। वो शेखावत को नंगा कर देता है और खुद भी कपड़े उतार देता है। पुष्पा कहता है कि तुम्हारी बिना कपड़े की इज्जत नहीं है और मैं बिना कपड़े के भी जाऊं तो लोग मेरी इज्जत करेंगे। ये सब बोलकर पुष्पा वहां से चला जाता है और अपने शादी में बिना कपड़ों के आ जाता है। और वहीं दूसरी तरफ शेखावत भी अपने पुलिस स्टेशन में आता है और पुष्पा के दिए हुए नोटों के बैग को जला देता है और जोर जोर से हंसने लगता है। इसी के साथ ये कहानी यही खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।